कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन एक सफल इंसान वही होता है जो समय समय पर अपनी गलतियों से सीख लेता रहे और उन्हें सुधारता रहे। इसीलिए रिसर्चर्स और लेखिका लिज वाइसमैन, जिनकी किताब मल्टीप्लायर्स न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर रही है, वो कहती हैं कि बिना सीखे इंसान की सोच नहीं उभर सकती, क्योंकि सीख गलतियों के बिना नहीं आती। मल्टीप्लायर्स एक ऐसी किताब है जो हमें यह बताती है कि आप वास्तव में अपनी गलतियों से कितना सीखते हैं और आप किस तरह के लीडर हैं, मल्टीप्लायर या डिमिनिशर। आज हम आपके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की इसी बेस्ट सेलर किताब मल्टीप्लायर्स की समरी लेकर आए हैं। यह किताब उन लीडर्स के लिए है जो अपने में बदलाव चाहते हैं। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर्स से लेकर दुनिया के लीडर्स तक सभी के लिए काफी वैल्यूएबल है। खास करके कॉर्पोरेट अधिकारियों के लिए यह किताब बहुत जरूरी है। आप जो सोचते या मानते हैं उसका आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग दूसरों को काम करना सिखाते हैं, इस किताब में ऐसे लीडर्स को स्मार्ट बनाने के तरीकों के बारे में बताया गया है। इस किताब में दो तरह के लोगों का जिक्र किया गया है, जिनमें एक है डिमिनिशर्स और दूसरे हैं मल्टीप्लायर्स। ये तो आप सभी ने सुना होगा कि एक महान टीचर हमें नए आइडियाज नहीं देता, बल्कि एक महान टीचर तो हमें हमारे दिमाग में छिपे आइडियाज को बाहर निकालने में मदद करता है। एक महान टीचर हमें खुद को समझने में भी मदद करता है। उसी तरह यह किताब भी हमें यही सब समझाती है। इस किताब में लिज वाइसमैन ने हमें लीडरशिप के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है, जो हम में से ज्यादातर लोग पहले से ही जानते हैं। इस किताब में आपको लीडरशिप को और भी बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। लिज वाइसमैन ने इस किताब के जरिए लोगों को एक नई भाषा दी है। अपनी लीडरशिप के अनुभवों को बताने के लिए उन्होंने इस किताब में ऐसी डिक्शनरी बनाई है जो आपको अपनी सोच और अपने विचारों को बताने में मदद करेगी। मल्टीप्लायर्स को ऐसे लोगों के रूप में डिफाइन किया जाता है जो ये मानते हैं कि अन्य लोग स्मार्ट हैं और वे अपने साथ होने वाली चीजों का आसानी से पता लगा लेंगे। ये विश्वास एक डिमिनिशर से बिल्कुल अलग है, जो एक अलग नजरिए के साथ काम करता है और ये मानता है कि दूसरे लोग उनकी मदद के बिना कभी भी चीजों को समझ नहीं पाएंगे। मल्टीप्लायर्स अपने आसपास के लोगों की बुद्धि और क्षमताओं का ज्यादा उपयोग करते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं। मल्टीप्लायर्स ऐसे लीडर होते हैं जो अपनी योग्यता से आगे बढ़ते हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की योग्यता और कैपेबिलिटी को बाहर निकालने और उसे बढ़ाने के लिए करते हैं। मल्टीप्लायर्स किताब उस समय आई जब बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स और ह्यूमन रिसोर्सेज के डायरेक्टर्स साथ मिलकर एक ऐसे अलग नजरिए के बारे में सोच रहे थे जिससे वो रिसोर्सेज का बेहतर लाभ उठा सकें। इस दुनिया में हजारों ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अनजाने में अपने आसपास लोगों को कम किया है ताकि वे एक मल्टीप्लायर बनने की दिशा में कदम उठा सकें। दुनिया के लीडर्स एक ऐसे तरीके की तलाश कर रहे थे जिसकी मदद से वे दुनिया की कुछ सबसे मुश्किल चुनौतियों को सॉल्व करने के लिए उनकी सेवा करने वालों की इंटेलिजेंस और क्षमता तक बेहतर पहुंच हासिल कर सकें। इसलिए इस किताब के जरिए लिज वाइसमैन ये बताती हैं कि आप उस अवसर को पहचानें जो आपके हाथ में है। असल में मल्टीप्लायर बनने के लिए एक कीमत चुकानी होती है। इसी वजह से इसे अपनी कम्युनिटी में चर्चा का विषय न बनने दें। प्रिंसिपल्स का उपयोग करके अपनी कम्युनिटी को एक अच्छे मल्टीप्लिकेटिव कल्चर की ओर बढ़ाएं, जो लोगों को एक अच्छा मल्टीप्लायर बनना सिखाए। जरा सोचिए कि हमारी दुनिया का क्या होगा अगर हर लीडर डिमिनिशर से मल्टीप्लायर की ओर अपने कदम बढ़ाएगा। ऐसा किया जा सकता है, लेकिन कैसे? ये जानने और एक बेहतर मल्टीप्लायर बनने के लिए आपको इस किताब की चर्चा में कुकू एफएम के साथ बने रहना होगा। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं मल्टीप्लायर्स की समरी। मल्टीप्लायर वो लीडर्स होते हैं जो एक व्यक्ति की क्षमता का 70 से 100% तक उपयोग करते हैं। वहीं डिमिनिशर्स वो लीडर्स होते हैं जो किसी व्यक्ति की क्षमता का केवल 20 से 50% तक ही उपयोग करते हैं। इस वजह से जो लीडर्स मल्टीप्लायर होते हैं उन्हें अपने लोगों से डिमिनिशर्स की तुलना में 2 गुना अधिक मिलता है।
हालांकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि डिमिनिशर्स अपनी टीम से उत्साह और स्किल को लगभग खत्म कर देते हैं। वे काम करने के तरीकों को ढूंढने में अपनी ताकत और स्किल पर ज्यादा ध्यान देते हैं, न कि अपनी टीम की ताकत को बढ़ाने में। इस तरह एक डिमिनिशर के अंदर काम करने वाले लोग अक्सर नीचा और अधूरा महसूस करते हैं। इसके साथ ही ऐसा करने से उन लोगों की एबिलिटी और प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए यहां हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जिसकी चर्चा लिज वाइसमैन ने अपनी किताब में की है। हम कुछ लीडर्स की बात करेंगे जो मल्टीप्लायर्स हैं और अपनी टीम से ज्यादा फायदा प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत स्थित इंफोसिस टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और प्रेसिडेंट नारायण मूर्ति की, जिन्होंने 20 साल की उम्र में कंपनी का भार संभाला। उन्होंने इन 20 सालों में कंपनी को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है कि आज इसका रेवेन्यू $4.6 बिलियन से भी ज्यादा है। इस कंपनी में आज 1 लाख से अधिक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से इसे भारत की सबसे बड़ी और सफल कंपनियों में से एक बनाया है। मगर नारायण मूर्ति ने कंपनी को इतना सफल कैसे बनाया? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? अगर नहीं तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि नारायण मूर्ति ने होशियार और स्किल्ड लोगों को खुद को साबित करने का मौका दिया। कंपनी के पास एक ऐसी मैनेजमेंट टीम है जो हर मुश्किल को समझकर उसका जल्द से जल्द हल निकालती है। इन महान लीडर्स में दूसरा नाम बायोटेक कंपनी के पिछला चेयरमैन सीगल का आता है। इनके बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि इनके आसपास सब कुछ खुद ही बेहतर होने लगता है और कंपनी इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ती है। आखिर में हम माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग के जनरल मैनेजर लुत्ज ज़ियोब के बारे में आपको बताते हैं। इनकी टीम का उनके बारे में यह कहना है कि वो जहां भी जाते हैं वहां एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे चीजें खुद ही अच्छी होने लगती हैं। वे एक महान व्यक्ति हैं। वे लोगों को गलतियां करने की परमिशन देते हैं, जिससे टीम उस गलती से सीख लेकर अच्छा काम करके दिखाए। इतना ही नहीं, वो सफलता मिलने पर टीम के साथ खुशियां भी बांटते हैं। ये थे वो लीडर्स जो अपनी टीम को समझकर उन्हें सीखने का मौका देते हैं। ऐसे लीडर्स अपनी टीम को कामयाब बनाने के लिए टीम को मोटिवेट करते हैं, न कि डीमोटिवेट। अब आगे हम डिमिनिशर्स और मल्टीप्लायर्स के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। डिमिनिशर का दिमाग, उनकी सोच अपनी टीम को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की नहीं होती। एक डिमिनिशर लीडर का यह मानना होता है कि दुनिया में बुद्धिमान लोग चुनिंदा लोगों में से होते हैं। मगर डिमिनिशर की एक अलग बात यह होती है कि इन्हें लगता है कि दूसरे लोग इनके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे और लोगों को हमेशा इनकी मदद की जरूरत होगी। वहीं दूसरी ओर मल्टीप्लायर्स का दिमाग डिमिनिशर से बहुत अलग सोच रखता है। मल्टीप्लायर्स अक्सर लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। ऐसे लीडर्स समझदार, खुले विचारों वाले और जोश से भरे होते हैं। अब जैसे कि हमने डिमिनिशर्स और मल्टीप्लायर्स इन दोनों के बारे में अब तक जितना भी जाना, उससे हमें यह पता चला कि ये दोनों लीडर्स जिस तरह के लोगों के साथ काम करते हैं, उनको लेकर एक अलग सोच रखते हैं। यही अलग सोच डिमिनिशर्स और मल्टीप्लायर्स में अंतर बताती है और उनके काम करने के तरीके को एक दूसरे से बहुत अलग दिखाती है। एक मल्टीप्लायर लीडर के आसपास आपको ज्यादातर समझदार लोग ही दिखाई देंगे। वहीं अगर डिमिनिशर्स बुद्धिमान लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट कलर में देखते हैं, तो मल्टीप्लायर्स उन्हें टेक्निकलर यानी अलग अलग रंगों में देखते हैं। मल्टीप्लायर्स एक ऐसी दुनिया नहीं देखते जहां सिर्फ कुछ लोगों को ही सोचने और अपने विचार रखने का मौका दिया जाए, बल्कि मल्टीप्लायर्स तो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां हर एक व्यक्ति को सोचने और अपने विचारों को रखने का मौका मिले। उनकी यही मानसिकता उन्हें विकास की ओर ले जाने में मदद करती है। मल्टीप्लायर लीडर्स ये मानते हैं कि इंसान की सोच और उनकी क्षमता को कोशिश के जरिए ही विकसित किया जा सकता है। ऐसे लीडर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को होशियार बनने में मदद करते हैं, जिससे वो बड़े लेवल पर अपना योगदान देने के काबिल बने। मल्टीप्लायर्स एक मैनेजर की तरह इंटरव्यू भी लेते हैं, जिससे वो लोगों के स्किल्स को समझकर एक टीम की तरह काम कर सकें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मल्टीप्लायर्स इतने स्मार्ट लीडर्स क्यों हैं? तो हम आपको बता दें कि
कि मल्टीप्लायर लोगों को अपने समय के हिसाब से काम नहीं करवाते। आसान शब्दों में कहें तो ऐसे लीडर्स अपनी टीम पर अच्छा करने का प्रेशर नहीं डालते, बल्कि ये अपनी टीम को उनकी स्किल्स के मुताबिक बढ़ने में मदद करते हैं और उनको बेहतर बनने के लिए पूरा समय देते हैं। इसके अलावा मल्टीप्लायर्स अपने चारों तरफ मौके और चुनौतियों को देखते हैं और ये मानते हैं कि दुनिया में हर कोई स्मार्ट है। उनका मानना है कि समय के साथ लोग अपने काम को बेहतर तरीके से सीख लेते हैं, जिससे उनकी स्किल्स और बढ़ती हैं। इसलिए वो लोगों को सीखने के लिए एक ऐसा माहौल देते हैं जहां उनकी सोच और उनके आइडियाज को बढ़ावा मिले। तो आपने देखा कि एक मल्टीप्लायर बनने के लिए आपको अपने अंदर कितने बदलाव लाने होंगे। आपको सबसे मुश्किल समय में अपनी टीम पर भरोसा करना होगा। आपको उनके साथ मिलकर मुश्किल चुनौतियों का हल निकालना होगा और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों को समझने में मदद करनी होगी। आप उनकी सोचने की ताकत का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे जिससे वो स्मार्ट बन सकें। अब जरा एक नजर डालते हैं डिमिनिशर्स और मल्टीप्लायर के बीच के 5 अंतरों पर। पहला अंतर इन दोनों की मानसिकता में आता है। डिमिनिशर्स की यह मानसिकता होती है कि लोग उनके बिना काम नहीं सीखेंगे। वहीं दूसरी ओर मल्टीप्लायर्स ये मानते हैं कि हर व्यक्ति स्मार्ट होता है, जो समय और अच्छी गाइडेंस के साथ अपने काम को सीख जाते हैं। वहीं दोनों में दूसरा अंतर है लोगों के टैलेंट को समझने का। डिमिनिशर्स लोगों के टैलेंट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं, वहीं मल्टीप्लायर्स लोगों के टैलेंट को और एडवांस लेवल पर लेकर जाते हैं, जिससे लोग उनके साथ मिलकर आगे बढ़ें। तीसरा अंतर डिमिनिशर्स और मल्टीप्लायर्स की अप्रोच में है। डिमिनिशर्स अपनी गलतियों का दोष अपनी टीम पर डालते हैं, वहीं मल्टीप्लायर्स पहले सिचुएशन का पता लगाते हैं और फिर उन गलतियों को सुधार कर उनसे सीखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं चौथे अंतर पर, जो है दिशा तय करना। डिमिनिशर्स लोगों को यह बताते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन मल्टीप्लायर्स लोगों को यह पता लगाने में मदद करते हैं कि उन्हें क्या करना है। आसान शब्दों में कहें तो मल्टीप्लायर्स लोगों को गाइड कर उन्हें सही दिशा दिखाने में मदद करते हैं। पांचवा और आखिरी अंतर है फैसले लेने के तरीके का। डिमिनिशर्स अक्सर टीम के लिए खुद ही फैसला करते हैं, वहीं दूसरी ओर मल्टीप्लायर्स पहले अपनी टीम से सलाह लेते हैं और तभी फैसला करते हैं। मल्टीप्लायर्स बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी टीम की सोच, क्रिएटिविटी और विचारों को पेश करते हैं, वहीं इसके ठीक उलट डिमिनिशर्स अपनी टीम की क्रिएटिविटी और विचारों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। इससे उनकी टीम असफलता की ओर बढ़ती है और खुद पर से विश्वास खो बैठती है। तो इस चर्चा को यहीं खत्म करके बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां हम जानेंगे कि टैलेंट मैग्नेट कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पिछले एपिसोड में हमने मल्टीप्लायर्स के बारे में थोड़ा गहराई से समझा और यह जानने की कोशिश की कि वास्तव में मल्टीप्लायर्स कैसे काम करते हैं और ये किस तरह के इंसान होते हैं। अब इस एपिसोड में हम जानेंगे टैलेंट मैग्नेट के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि टैलेंट मैग्नेट होता क्या है। टैलेंट मैग्नेट उस व्यक्ति को कहा जाता है जो टैलेंटेड लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोगों को सीखने और बढ़ने के लिए जगह देता है और उनके योगदान को ऊंचे स्तर पर पहुंचने में मदद करता है। आप सभी ने अपने बचपन में चुंबक के साथ खेला तो होगा ही। चुंबक का काम चीजों को अपनी ओर खींचना होता है। तो क्या होगा यदि आप एक इंसान को चुंबक की तरह लोगों को अपनी तरफ खींचता देखें? यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन सच में ऐसा होता है। जिन मल्टीप्लायर्स के बारे में हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, उनका काम सिर्फ दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करना नहीं होता। असल में मल्टीप्लायर्स एक टैलेंट मैग्नेट यानी एक चुंबक की तरह होते हैं, जो टैलेंटेड लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें सीखने का मौका देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है, तो जरा ध्यान दीजिए कि टैलेंट मैग्नेट 4 मेन प्रैक्टिसेस से शुरू होता है, जो आपको एक मल्टीप्लायर बनने और एक ठोस टीम बनाने में मदद करता है। यह टैलेंट को खोजने के साथ शुरू होता है। टैलेंट को खोजने से हमारा यह मतलब है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कॉलेज की डिग्री नहीं है, लेकिन उसके पास
किसी काम को करने की अच्छी स्किल है, तो इससे यह संभव है कि उसकी स्किल्स के जरिए उसे नौकरी मिल सके। एक बार जब आप टैलेंट के इस नॉन कन्वेंशनल यानी गैर पारंपरिक रूप को स्वीकार कर लेते हैं, तो अब अगला कदम उस व्यक्ति के स्किल के बारे में गहराई से जानना है। इसमें आपको यह पता करना है कि उस व्यक्ति को क्या काम अच्छी तरह से आता है और किस तरह उनके काम को और बेहतर किया जा सकता है। यानी यह पता लगाना कि सामने वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा मजा किस काम को करने में आता है, क्योंकि जिस काम को करने में हमें सबसे ज्यादा मजा आता है, उसी काम को करने में हम अपना ज्यादा समय देते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी टीम के सदस्यों के साथ मिलकर काम करें और यह जानने की कोशिश करें कि उनमें से हर एक को किस काम को करने में ज्यादा मजा आता है। इस तरह आप उनको समझकर उनकी स्किल्स को मजबूत करने में उनकी मदद कर पाएंगे। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अपनी टीम के हर व्यक्ति को आप एक ऐसे फील्ड यानी क्षेत्र में शामिल करें जो उनके स्किल के हिसाब से उनके लिए सबसे सही हो। ऐसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको अपनी टीम बनाते वक्त सबसे ज्यादा मदद करेगा। किसी व्यक्ति की स्किल को किसी दूसरे काम में इस्तेमाल करना सबसे बड़ी गलती होती है जो आमतौर पर लीडर्स करते हैं। हम सभी ने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो उस फील्ड में काम जरूर किया होगा या अपने किसी साथी को करते हुए जरूर देखा होगा जो उनकी स्किल से एकदम अलग होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बोलने से ज्यादा लिखना पसंद है, फिर भी उसे स्पीच देने का काम सौंप दिया जाए, तो सोचिए कि क्या वो व्यक्ति उस काम को उतने अच्छे से कर पाएगा? शायद नहीं। इसीलिए एक महान मल्टीप्लायर को यह पता होना चाहिए कि किसी की स्किल को गलत जगह पर इस्तेमाल करना उनके टैलेंट को बर्बाद करना है। अगर आप थोड़ा समय अपनी टीम के लोगों को जानने में लगाएंगे, तो आपके लिए उनकी स्किल को सही फील्ड में लगाना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा करने से आपकी टीम खुशी से काम करेगी, जिससे आपको सफलता मिलेगी। आज भी कई लीडर्स ऐसे हैं जो ये सवाल पूछते हैं कि अपनी सफलता के अगले चैप्टर को कैसे हासिल किया जा सकता है। एक टैलेंट मैग्नेट या कहें मल्टीप्लायर बनने के लिए सभी इंपॉर्टेंट कदम उठाने जरूरी हैं, क्योंकि टैलेंट मैग्नेट बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए समय, एनर्जी और रिसोर्सेस, इन तीनों का इस्तेमाल करना होता है। टैलेंट मैग्नेट आपके बिजनेस को ऊपर उठाने का तरीका है। मल्टीप्लायर्स जो टैलेंट मैग्नेट के रूप में काम करते हैं, वो टैलेंटेड लोगों को आकर्षित करके उनकी स्किल का सही तरह से इस्तेमाल करते हैं। यही उनके काम करने का तरीका होता है। ऐसा करने से उन्हें काम के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है और वो सबसे अच्छे टैलेंट तक भी पहुंच पाते हैं। दूसरी ओर डिमिनिशर्स एम्पायर बिल्डर्स के रूप में काम करते हैं, जो रिसोर्सेस को जमा करते रहते हैं। वो बड़े बड़े वादे करते हैं और समझदार और ज्यादा अच्छी स्किल्स वाले टैलेंट का कम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लीडर्स टॉप टैलेंट का इस्तेमाल अक्सर सेल्फ प्रमोशन और अपने फायदे के लिए रिसोर्सेस जमा करने के लिए करते हैं। अब जरा एक नजर डालते हैं उन 4 प्रैक्टिसेस पर जिनका इस्तेमाल करके टैलेंट मैग्नेट टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट करता है। पहला ये कि टैलेंट मैग्नेट हर जगह टैलेंट की तलाश करता है और सभी तरह के टैलेंट को इंपॉर्टेंस देता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर टैलेंट की तलाश के लिए वो ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज को भी नजरअंदाज करता है। जैसे हर चीज को मेजर नहीं किया जा सकता, वैसे ही लोगों के आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोशेंट को टेस्ट करके उसकी समझदारी का पता नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए एक टैलेंट मैग्नेट को अलग अलग टैलेंट को स्वीकार करना चाहिए। दूसरी प्रैक्टिस है लोगों की स्किल्स को खोजें। ये पता करें कि वो किस काम में सबसे अच्छे हैं। जब आप किसी को काम करते हुए देखते हैं, तो आप लोगों की कैपेबिलिटीज को खोजते हैं। इसी तरह आप लोगों को यह पहचानने में मदद करें कि उन्हें किस फील्ड में होना चाहिए, यानी ऐसा कौन सा काम है जो लोग बिना किसी मुश्किल के आसानी से कर लेते हैं। इसी के जरिए आप उनके काम को अलग अलग फील्ड में डालिए। कभी टैलेंटेड लोगों को अपनी स्किल का एहसास नहीं होता, इसीलिए टैलेंट मैग्नेट का काम होता है कि उस व्यक्ति की स्किल का पता लगाए और उसका सही जगह पर उपयोग करे। तीसरी प्रैक्टिस में स्किल का पूरा उपयोग करके उन्हें मौकों से जोड़ना आता है। इसमें पहले दूसरी प्रैक्टिस को अपनाएं और फिर लोगों को उन मौकों से जोड़ें
जहां उन्हें खुद को साबित करने का मौका मिले। यहां आप लोगों के काम की प्रशंसा करें, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। चौथी प्रैक्टिस है उन लोगों को हटाना जो विकास या सफलता की प्रोसेस को धीमा करते हैं। आसान शब्दों में उन लोगों को हटा दें जो लगातार टीम की भलाई के बीच अपना ईगो यानी अहंकार लाते हैं, क्योंकि इससे टीम के काम को नुकसान पहुंचता है। इसके बाद एक सवाल जो आप सभी के मन में उठ रहा होगा वो ये कि टैलेंट मैग्नेट बनने के लिए क्या करें। तो हम आपको बता दें कि एक टैलेंट मैग्नेट बनने के लिए आप पहले अपनी टीम का वॉचर बनिए, यानी पहरेदार बनकर उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकालना शुरू करिए। उसके बाद इन 3 एक्सपेरिमेंट्स को आजमाइए। सबसे पहले आप टैलेंट का नाम दें, यानी आप टीम के हर एक सदस्य के असली टैलेंट का पता लगाएं। जैसे आप उनके साथियों से उस व्यक्ति की खूबियों का पता लगाएं। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट ये करें कि लोगों की जिम्मेदारियों को एक आकार दें। इसमें आप अपनी टीम के हर व्यक्ति को एक रोल प्रोजेक्ट दें जो उनकी अभी की कैपेबिलिटीज से थोड़ा ज्यादा हो और उन्हें उसमें डेवलप होने दें। ऐसा करके जब लोग अपने रोल से आगे बढ़ जाएंगे तब आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तीसरा एक्सपेरिमेंट है कि अपनी टीम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। अपनी टीम को अपना परिवार समझें और हर एक को आगे बढ़ने का बराबर मौका दें। तो इस एपिसोड में हमने जाना टैलेंट मैनेजर या टैलेंट मैग्नेट के बारे में। हमने समझा कि टैलेंट मैग्नेट किस तरह से काम करते हैं और वे लोगों को कैसे आगे बढ़ाते हैं। अब अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे लिबरेटर और डिक्टेटर के बारे में। हम अपनी रोज की आदतों में कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप अपने आसपास के लोगों की नजरों में एक अच्छे इंसान नहीं हैं, तो ये मत समझिए कि आप कभी भी एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते, बल्कि ये सोचिए कि आप बहुत जल्द एक अच्छा इंसान बनकर दिखाएंगे और उस तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दें। अब ये आपकी इच्छा है कि आप क्या बनना चाहते हैं, एक लिबरेटर यानी अच्छा इंसान या फिर डिक्टेटर यानी एक बुरा इंसान। मगर ये जानने से पहले जरा लिबरेटर और डिक्टेटर में क्या अंतर है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लिबरेटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे अच्छा माहौल बनाना पसंद होता है। यहां हमारा मतलब यह है कि लिबरेटर सबसे अच्छी और निडर सोच रखते हैं और हर काम को पूरा करने में अपनी पूरी कोशिश करते हैं। जब आप एक लिबरेटर लीडर बनते हैं तो आपका काम और आपके काम करने के तरीके ये दोनों ही पूरी तरह से बदल जाते हैं। ऐसे लीडर्स का काम खुद से ज्यादा अपनी टीम को ऊपर रखना होता है। ऐसे लीडर्स को सभी काम बहुत सोच समझकर करने होते हैं। उन्हें अपने आइडियाज और फैसले अपनी टीम को पहले से बताने होते हैं। उन्हें कोई राय देते समय कठोर और नरम के बीच अंतर पता होना चाहिए। नरम राय उनकी टीम को इशारा देती है कि वो भी उस टॉपिक पर अपने विचार रख सकते हैं। वहीं कठोर राय बहुत कम और सिर्फ उसी जगह इस्तेमाल करनी चाहिए जहां आपको अपनी टीम के बीच बहुत मजबूती से अपनी बात कहनी हो। इसके बाद अब बारी आती है लिबरेटर के उन तरीकों के बारे में जानने की जो उन्हें बेहतर बनाते हैं। यहां सबसे पहला तरीका दूसरे लोगों के लिए जगह बनाना है, यानी कि टीम को अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए मोटिवेट करें। इससे आपकी टीम खुलकर अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगी और हर काम में सफलता हासिल करेगी। एक लिबरेटर सिर्फ एक अच्छा लिसनर या सबकी बातें सुनने वाला ही नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा लिसनर होता है जो हर तरफ से ज्ञान बटोरता है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि दूसरे लोग क्या जानते हैं और उस ज्ञान से सीख लेता है। अपनी टीम को कंट्रीब्यूशन देने के लिए एनकरेज करना ये एक छोटा सा कदम है। इसीलिए बात करने के लिए अपने सुनने में बदलाव लाएं। लिबरेटर को एक अच्छा लिसनर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सभी चीजें बहुत ध्यान से सुनते हैं और फिर उन बातों से कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आप कितने स्मार्ट हैं ये इस बात से पता चलता है कि आप दूसरों की बुद्धि को कितने साफ तरीके से देख सकते हैं। लिबरेटर्स दूसरों के ज्ञान से सीखते हैं। ज्ञान केवल एक इंसान से नहीं आता, बल्कि कई लोगों से आता है। लेकिन एक लीडर के रूप में आपको लोगों को अपनी बात कहने के लिए
मोटिवेट करना चाहिए। एक लीडर को सवाल पूछते रहना चाहिए और सबसे जूनियर लोगों को भी अपने विचार रखने का पूरा मौका देना चाहिए। वहीं दूसरा तरीका अपनी टीम से उनके बेहतरीन काम की मांग करना है। अपनी टीम से यह सवाल पूछना कि क्या यह तुम्हारा सबसे अच्छा काम है, कभी कभी लोगों को चिंता में डाल देता है। एक लीडर यह जानता है कि जब कोई इंसान अपनी कैपेबिलिटी से कम काम करता है तो यह जानना मुश्किल हो जाता है कि क्या वो अपनी मेहनत से अपने काम में 100% दे रहे हैं। लेकिन अपनी टीम से इस तरह का सवाल करने से एक लीडर उनकी पुरानी लिमिट को आगे बढ़ाने का काम करता है। अक्सर टीम में तनाव तब पैदा होता है जब लोगों से ऐसे रिजल्ट पैदा करने की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है जो उनके कंट्रोल से बाहर होते हैं। लेकिन जब उन्हें उनकी स्किल के मुताबिक काम कराया जाता है तो वो तनाव पॉजिटिव मोड़ ले लेता है। अपनी कंपनी को एक बेहतर तरीके से संभालने के लिए आपको काम को नतीजों से अलग करना होगा। अगर लोगों को उनके काम के बारे में नहीं पता या उन्होंने उस काम को अभी तक अच्छे तरीके से नहीं सीखा तो उस काम से मिलने वाले नतीजों के लिए उन्हें जिम्मेदार न ठहराएं, बल्कि उन्हें उस काम को सीखने के लिए प्रोत्साहित यानी मोटिवेट करें। एक लीडर होने के नाते लोगों को सबसे अच्छी सोच दी जानी चाहिए, न कि उनसे ली जानी चाहिए। एक मैनेजर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन पर कुछ हद तक जोर दे सकता है, लेकिन अगर किसी काम में टीम की कोशिश शामिल हो तो उनकी कोशिशों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा तरीका तेजी से सीखने की साइकिल यानी सीखने के चक्र को बनाए रखना है। इसके लिए अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें। अपनी गलतियों को सबके सामने बताकर आप दूसरों के रिस्क लेने के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करते हैं। इस तरह आपको जल्द सफलता मिलती है। इसीलिए अपनी गलतियों से सीखने पर काम करें। असफल होना ठीक है, लेकिन आप एक ही गलती को 2 बार ना दोहराएं। इसी को आप अपना मंत्र बना लीजिए। एक लीडर होने के नाते आपको अपनी गलतियों को छुपाना या उन्हें अपनी टीम पर डालना नहीं चाहिए, बल्कि आपको तो अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपकी टीम को भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी जिससे वो मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करेंगे। अगर एक लीडर अपने काम को सही तरीके से करता है तो उसके आसपास के लोग उसको देखकर सीखते हैं। इसी को तेजी से सीखने की साइकिल माना जाता है। अब हम बात करेंगे डिक्टेटर की। डिक्टेटर लीडर्स हमेशा एक तनाव भरा माहौल बनाते हैं जो लोगों की सोच और क्षमता को दबा देता है। इसका नतीजा यह होता है कि लोग उनके साथ काम करने से पीछे हट जाते हैं। ऐसे लीडर्स के साथ उनकी टीम अपने विचारों को खुलकर सामने नहीं रख पाती और उनके साथ सावधानी से काम करती है। डिक्टेटर लीडर्स कभी भी अपने आसपास के लोगों को अपने से आगे बढ़ने नहीं देते और न ही वो उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं। वो हर वक्त सिर्फ अपने आप को ही बेहतर समझते हैं और दूसरों को नाकामयाब। यहां तक कि ऐसे लीडर्स किसी और को अपने विचार रखने का मौका भी नहीं देते। चलिए अब जानते हैं कि लिबरेटर और डिक्टेटर कौन होते हैं। डिमिनिशर्स ही असल में डिक्टेटर होते हैं जो दूसरों को दबाने के लिए अपनी पोस्ट या पहुंच का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह वो एक चिंता भरा माहौल बनाते हैं जो लोगों की सोचने और दिखाने की क्षमता को कुचल देता है। वे अपने विचारों पर जोर देते हैं, दूसरों के विचारों को दबाते हैं और लगातार दूसरों को जज करने में ही पूरा समय निकाल देते हैं। ऐसे लीडर्स की टीम उनके सामने खुलकर बोलने से डरती है और उनसे बचने के लिए सावधानी से काम लेती है। वहीं दूसरी तरफ मल्टीप्लायर्स ही लिबरेटर होते हैं जो अपनी टीम को सोचने, बोलने और अपना सबसे अच्छा काम करने की आजादी देते हैं। ऐसे लीडर्स एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो लोगों से उनके सबसे अच्छे परफॉर्मेंस की मांग करता है। वो कुछ बातों पर सख्ती जरूर दिखाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनसे बात करना आसान होता है। वो अपनी टीम के लोगों को अपने काम पर ध्यान देने के लिए मोटिवेट करते हैं। अब इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां हम बात करेंगे चैलेंजर्स के बारे में। इस एपिसोड में हम आपको चैलेंजर और नो इट ऑल यानी सब पता है इन 2 तरह के लीडर्स के बारे में बताएंगे। चैलेंजर्स वो होते हैं जो लोगों को चुनौती देते हैं कि वो उस सिचुएशन से किस तरह निकलकर आगे बढ़ सकते हैं। वो एक ऐसा ग्रुप ढूंढते हैं जो उनकी चुनौती को समझकर उस पर ध्यान लगा सके। चुनौती देने वाला व्यक्ति मुश्किल सवाल पूछकर
चर्चा को बनाए रखने की कोशिश करता है। वो सही जवाब देने के बजाय सही सवाल पूछने की कोशिश में रहता है। दूसरी ओर नो इट ऑल यानी जिन्हें सब पता है, ऐसे लीडर्स सिर्फ सूचना देते हैं। ऐसा करके वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोग अपने काम को कितना जानते हैं। वे आमतौर पर समस्याओं का हल देने वाले पहले व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उनकी टीम खुद से समस्याओं का समाधान ढूंढना ही छोड़ देती है और हर बार जवाब के लिए अपने लीडर की ओर देखती है। ये नो इट ऑल लीडर्स डिमिनिशर होते हैं। ये मानते हैं कि उनका काम सिर्फ दूसरों के काम को जानना है और अपनी टीम को यह बताना है कि उन्हें आगे क्या करना है। ये अपनी टीम के लोगों को अक्सर उन चीजों के पीछे घुमाते रहते हैं जिस काम को उनकी टीम पहले से ही करना जानती है। डिमिनिशर्स कभी अपनी टीम को नए काम को सीखने के लिए मोटिवेट नहीं करते। इस तरह ये कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं और इनके आइडियाज से कंपनी को असफलता ही मिलती है। ऐसे लीडर्स यही सोचने में रह जाते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं और ज्यादा से ज्यादा ऐसा दिखाते हैं जैसे वो अपना हर काम बहुत मेहनत से करते हैं। अंत में डिमिनिशर्स ये तय करते हैं कि उनकी कंपनी क्या हासिल कर सकती है, लेकिन उसे हासिल कैसे करना है इसका जवाब उनके पास भी नहीं होता। वहीं अपनी कंपनी के लिए एक सही दिशा तय करने में मल्टीप्लायर्स का एक अलग तरीका होता है। वो जवाब जानने के बजाय एक चैलेंजर का रोल निभाते हैं। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल अपनी कंपनी के लिए सही मौका ढूंढने के लिए करते हैं। वो अक्सर अपनी टीम को चुनौती देते हैं और अपनी कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए सबके साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसे लीडर्स अपनी टीम को अपने और कंपनी के ज्ञान से आगे बढ़ाते हैं। इससे वो एक ऐसी कंपनी बनाते हैं जो मुश्किलों को गहराई से समझते हैं और उनका सामना करने के लिए अपने दिमाग और एनर्जी दोनों का इस्तेमाल करते हैं। डिमिनिशर्स यानी नो इट ऑल आपको अपनी सही दिशा खुद से बताते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपको आज कौन सा काम किस तरह से करना है। वहीं उनकी टीम उनकी बातों को फॉलो करने का नाटक करती है और बेकार के काम में अपनी एनर्जी बर्बाद करती है। इसके ठीक उलट मल्टीप्लायर चुनौती देने वाले होते हैं। वे सही मौकों की पहचान करते हैं और फिर सभी को वहां पहुंचने के लिए चुनौती देते हैं। ये लीडर्स विचारों को खुलकर सामने रखने की आजादी देते हैं और लोगों को सुलझाव ढूंढने के लिए आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि एक लीडर को क्या नहीं करना चाहिए। आप जो जानते हैं सिर्फ उसे ही सबके सामने दिखाएं। डिमिनिशर्स खुद को समझदार लीडर मानते हैं और आसानी से अपने ज्ञान को सबके बीच प्रमोट करने लगते हैं। हालांकि वो अपने विचारों को इस तरह से शेयर करते हैं जैसे वो दूसरों के सामने उन्हें बेच रहे हों। ऐसे लीडर्स को अपने विचारों पर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है। जब डिमिनिशर्स सबके सामने अपने विचारों को ऐसे ही बांटते रहते हैं, तब वो बताना चाहते हैं कि वो उनसे कितना ज्यादा जानते हैं। उन्हें लोगों को यह बताने में बहुत मजा आता है कि उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए। ये दूसरों को जिम्मेदारी सौंपने के बजाय हर काम के खुद इंचार्ज रहते हैं। खुद को सवाल और जवाब दोनों करने की इजाजत दें। एक चैलेंजर बनने के लिए आपको सवालों के साथ आखिर तक जाना चाहिए। याद रखें कि आपका पहला कदम सवालों के जवाब देना बंद करना और टीम से सवाल पूछना शुरू करना होना चाहिए। खुद को बेहतर लीडर बनाने के लिए आप सिर्फ सवालों के साथ लीडरशिप शुरू करें। टीम में कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए उनके साथ घूमने जाएं। जैसे आप अपनी टीम को एक बस की यात्रा पर ले जा सकते हैं। इससे आप सभी के बीच बातचीत बढ़ेगी और उससे आपको नए विचार आएंगे। फिर अगली बार आप अपनी टीम से इस बस यात्रा को लेकर सवाल जवाब कर सकते हैं। आप उन्हें एग्जाम्पल देकर मुश्किल चुनौतियों का सामना करना भी सिखा सकते हैं। इसे एक सीखने का अनुभव बनाएं जो आपकी टीम में एक नया जोश भर देगा। इसके बाद आप एक बड़ा स्टेप लें और अपनी टीम को छोटे छोटे स्टेप्स लेना सिखाएं। उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए पहला कदम उठाने के लिए कहें, लेकिन इसमें उन्हें अकेला न छोड़ें, बल्कि उनके साथ मिलकर एक टीम की तरह हर चुनौती से लड़ना सिखाएं। इससे मिलने वाले नतीजों को देखकर हर कोई अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर देगा। इसके अलावा एक चैलेंजर अपनी टीम को उन चीजों से भी लड़ना सिखाता है जिसे उसकी टीम इम्पॉसिबल मानती है। उस कंडीशन में एक लीडर अपनी टीम के आगे कुछ ऐसी चुनौतियां रखता है जिसमें उसकी टीम बार बार फेल होती है। ऐसा करके वो उन्हें मजबूत बनाता है।
उस वक्त लीडर अपनी टीम से कई तीखे सवाल पूछता है। इस तरह धीरे धीरे जब उसकी टीम असफल होने के बाद सफल होने लगती है तो उन्हें यह विश्वास होने लगता है कि इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो सकता है। इस एपिसोड में हमने दो और लीडर्स के बारे में जाना, एक चैलेंजर और दूसरा नो इट ऑल। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे डिबेट को शुरू करने वाले के बारे में। हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी से किसी बात या टॉपिक को लेकर डिबेट यानी बहस की ही होगी। स्कूल और कॉलेज में होने वाली डिबेट हमारे ज्ञान को बढ़ाती है और हम में एक अच्छा स्पीकर बनने के गुण डेवलप होते हैं। लेकिन किसी भी बहस में एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। यही मेहनत और खूबियां हमें एक अच्छा मल्टीप्लायर बनाती हैं। तो चलिए इस किताब की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि डिबेट मेकर क्या होता है। डिबेट मेकर लोगों को किसी मुद्दे पर बहस करने के लिए मोटिवेट करता है। इससे लोगों को अच्छे फैसले लेने में मदद मिलती है। वहीं एक रिसर्च से यह पता चला है कि डिमिनिशर्स अकेले फैसले लेने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। इससे न केवल वो अपने आसपास की जानकारी को कम करते हैं बल्कि कंपनी को आगे बढ़ाने की बजाय उसे बर्बाद करते हैं। डिमिनिशर्स जल्दबाजी में फैसले लेने वाले होते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं, अपनी राय के साथ चर्चा पर दबाव डालते हैं और बिना कारण बताए तुरंत डिसीजन लेते हैं। वहीं कंपनी के बाकी लोग खुद को कंफ्यूज्ड और सबसे अलग महसूस करते हैं। वहीं मल्टीप्लायर पहले लोगों को बहस में शामिल करके फैसले लेते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे एक मजबूत फैसला निकले और सबकी कलेक्टिव इंटेलिजेंस भी बढ़ सके। मल्टीप्लायर डिबेट करने वाले होते हैं जो लोगों को एक साथ लाकर उनके ज्ञान को बढ़ाने का काम करते हैं। इससे वो काम को और अच्छी तरह से सीखते हैं। वहीं जब भी कोई बड़ा फैसला लेने की बात आती है तो डिबेट मेकर के रूप में काम करने वाले मल्टीप्लायर्स ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटेलिजेंस खींचने के लिए एक सामान्य पैटर्न को फॉलो करते हैं। सबसे पहले वो फैसलों को एक उचित फ्रेम देकर उसे बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए आधार बनाते हैं। वो अपनी टीम से ऐसे सवाल पूछते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को रोक सकते हैं। इसके अलावा वो इन सवालों की मदद से ये भी पता लगाते हैं कि क्या वो एक सही टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। फिर वो ये पता करते हैं कि उन फैसलों में शामिल लोगों के पास फैक्ट्स की जांच और रियलिटी का सामना करने का मौका है या नहीं। डिबेट मेकर्स ये भी देखते हैं कि उनकी टीम की राय सही डेटा के मुताबिक बनी है या नहीं। आखिर में वो खुद फैसलों की जांच करते हैं। डिबेट मेकर के रूप में मल्टीप्लायर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में फैसले लेने में बहुत जरूरी साबित होते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे मल्टीप्लायर्स को यह पता होता है कि अपनी टीम में सभी लोगों के दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए उनके नजरिए और उनकी आवाज को कैसे एक साथ जोड़ना है। डिबेट मेकर्स के रूप में मल्टीप्लायर्स अपनी टीम के दिमाग की पूरी शक्ति तक पहुंचने में इंटरेस्ट लेते हैं। इसके अलावा वो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ फैसले लेने वाले लोगों को इनपुट लेने के लिए नहीं बल्कि अपने लीगल अनाउंसमेंट करने के लिए एक साथ बुलाते हैं। और एक बार डिबेट शुरू करने के बाद मल्टीप्लायर्स बहस को आगे बढ़ाते हैं, जिससे लोगों को अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए काफी सुरक्षित महसूस होता है। इस तरह एक मल्टीप्लायर को यह पता होता है कि रिजल्ट्स कितने मायने रखते हैं। उन्हें यह भी पता होता है कि असल में एक ऑर्गेनाइजेशन भावनाओं और सब्जेक्टिव कारणों की मदद से आगे नहीं बढ़ती, बल्कि इसे आगे बढ़ाने के लिए टीम के हर एक सदस्य के कॉन्फिडेंस और मेहनत की जरूरत होती है। इसके लिए मल्टीप्लायर्स ये बताते हैं कि आखिर उनकी टीम के विचारों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्या उनकी टीम मिलकर फैसला ले सकती है? अगर हां, तो कैसे? और अगर टीम मिलकर कोई फैसला नहीं ले सकती, तो उन्हें अपनी टीम को फैसले लेने या फैसलों में बदलाव करना सिखाना होता है। मल्टीप्लायर खुद के फैसले लेने से नहीं डरते, लेकिन उनका मोटिव सिर्फ टीम को एक साथ मिलकर फैसले लेना सिखाना होता है। ऐसे लीडर्स अपनी टीम के सबसे अच्छे विचारों को बाहर निकालने के लिए डिबेट शुरू करते हैं। इसलिए वो अपनी टीम को बेहतर तरीके से समझते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं।
डिबेट की प्रैक्टिस। किसी भी डिबेट में मल्टीप्लायर्स अपनी बातों को बहुत अलग और खास तरीके से कहते हैं। दूसरी ओर जब डिमिनिशर्स किसी डिबेट में बात करते हैं, तब वो मुद्दे उठाते हैं और धीरे धीरे पूरी डिबेट पर हावी होने लगते हैं। वहीं मल्टीप्लायर्स ऐसा नहीं करते, बल्कि वो मुद्दों को बहुत ही आसान और तरीके से पेश करते हैं। डिबेट मेकर्स ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी डिबेट को शुरू करते वक्त उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो डिबेट में सही सवालों के आधार पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करते हैं। इसके अलावा वो डिबेट में अपनी टीम को मुद्दों पर फैसले लेने के लिए तैयार करते हैं, जिससे हर कोई अपना अपना योगदान दे पाए। अब यहां आपको यह समझने की जरूरत है कि एक डिबेट मेकर सही और गलत का चुनाव करता है। वो डिबेट को एक सुरक्षित माहौल बनाता है, जहां हर एक व्यक्ति अपने विचार खुलकर रख सकता है। डिबेट मेकर एक हेल्दी डिबेट पसंद करता है और एक गोल सेट करके डिबेट को आगे बढ़ाता है। यानी डिबेट किस मुद्दे पर शुरू होगी, किन सवालों पर बात होगी और कितनी लंबी चलेगी। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि एक अच्छा डिबेट मेकर कैसे बना जा सकता है। सबसे पहले तो मुश्किल सवाल करिए। यहां आपको डिबेट के लिए कुछ ऐसे मुश्किल सवाल तैयार करने होंगे जिससे आप मुख्य मुद्दों पर बातचीत करके एक सही फैसले पर पहुंच पाएंगे। फिर उन सवालों को आप अपनी टीम के सामने रखें और उनको बातचीत करने दें। इस तरह आप अपने फैसलों को उनके सामने रखने की बजाय उनसे उनका फैसला पूछें। इसके बाद जब भी कोई आपको कोई राय दे तो उसे तुरंत न माने। इससे आपको फैसले लेने में काफी मदद मिलेगी। तो चलिए अब हम अपने अगले एपिसोड की ओर बढ़ते हैं और जानेंगे कि डिबेट मेकर की तरह इन्वेस्टर्स कैसे मल्टीप्लायर्स का हिस्सा हैं। पिछले एपिसोड में हमने डिबेट मेकर के बारे में जाना, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए टीम के बीच डिबेट कराकर उन्हें जरूरी फैसले लेने में मदद करता है। वहीं इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मल्टीप्लायर्स किस तरह इन्वेस्टर बनकर दूसरों की सफलता में इन्वेस्ट करते हैं। मल्टीप्लायर्स अपनी जिम्मेदारी को समझकर अपने विचारों को शेयर करने के लिए खुलकर बात करते हैं। इतना ही नहीं, वो इन्वेस्टमेंट के मौके पैदा करके अपनी टीम के सोचने की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। वहीं एक बार टीम का इन्वेस्टर बनने के बाद वो टीम के फैसलों में दखलंदाजी जरूर करते हैं, लेकिन वो ऐसा लोगों को आगे बढ़ने के मौकों से रोकने के लिए नहीं करते, बल्कि वो ऐसा उन्हें सही दिशा दिखाने के लिए करते हैं। वो टीम को सही रिसोर्सेज और ओनरशिप की सीख देते हैं, जिससे वो सही तरीके से फैसले ले पाए। दूसरी ओर डिमिनिशर्स माइक्रो मैनेजर्स के रूप में काम करते हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट के मौकों को कभी नहीं छोड़ते। वो कोई भी इन्वेस्टमेंट का मौका पाने के लिए हर मुद्दे में अपनी राय रखने की जरूरत महसूस करते हैं। माइक्रो मैनेजर्स यही सोचते हैं कि लोग उनके बिना कभी काम नहीं समझ पाएंगे। माइक्रो मैनेजर्स के रूप में काम कर रहे डिमिनिशर्स कोई गड़बड़ होने से पहले ही काम के बीच में आकर पूरा कार्यभार संभालने लगते हैं। वहीं इसके उलट मल्टीप्लायर्स जो इन्वेस्टर्स के रूप में काम करते हैं, वो दूसरे लोगों को काम का इंचार्ज बनाते हैं और फिर उन्हें सही तरह से सिखाकर जरूरी रिसोर्सेज की सप्लाई करके उन्हें सफल बनाने में इन्वेस्ट करते हैं। इससे उनकी टीम बिना किसी रोक टोक के काम कर सकती है। इतना ही नहीं, ऐसा करने से उनकी टीम अपने काम के रिजल्ट्स को लेकर पूरी तरह से खुद जवाब देने में केपेबल यानी योग्य बनती है। एक इन्वेस्टर के रूप में मल्टीप्लायर्स अपनी टीम पर दबाव बनाने से नहीं डरते, लेकिन वो अपनी टीम पर ज्यादा सख्ती भी नहीं करते। ऐसे लीडर्स अपनी टीम को सही शिक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा मल्टीप्लायर्स चीजों को मैनेज करने के लिए अपनी टीम की कोई परेशानी का खुद से हल नहीं निकालते, बल्कि वे अपनी टीम से उन परेशानियों को खुद से ठीक करने को कहते हैं, ताकि उनकी टीम उस परेशानी को अच्छी तरह से संभाले, उसका जवाब देने लायक बने और अपना बेस्ट देकर उस काम को करे। वहीं मल्टीप्लायर्स अपनी टीम को समय समय पर फीडबैक भी देते रहते हैं, जिससे उनकी टीम को पता रहे कि वो कहां सही है और कहां गलत। इसीलिए मल्टीप्लायर्स एक निवेशक के रूप में भी काम करते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप खुद से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे अगर मैं खेल के मैदान से कभी बाहर नहीं निकल पाता
तो मैं कोच कैसे बनता? अगर मैं आगे बढ़कर काम नहीं कर सकता तो मैं टीम को लीड कैसे करूंगा? अगर मैं एक मल्टीप्लायर होता तो मैं टीम के परफॉर्मेंस के बीच आए अंतर का जवाब कैसे देता? एक इन्वेस्टर के 3 व्यवहार होते हैं। पहला व्यवहार, डॉग। इसका मतलब होता है कि आप अपनी कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कैसे चलाते हैं। मान लीजिए कि आपने टीम के साथ मिलकर एक फैसला किया जिसे 51% वोट मिले, लेकिन जब वो फैसला फेल हो जाएगा तो उसके लिए आपको ही 100% जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दूसरा व्यवहार होता है निवेश के रिसोर्सेस। इसमें एक लीडर उस ज्ञान और रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके अपने उस इन्वेस्टमेंट की रक्षा करते हैं जिसमें लोगों ने अपनी सफलता से इन्वेस्ट किया हो। इसके अलावा जब आप एकमात्र इन्वेस्टर होते हैं तो आपकी मौजूदगी बहुत इफेक्टिव साबित हो सकती है, मगर कभी कभी यह भी हो सकता है कि यह चीज आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आमतौर पर इस तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छे लोगों का साथ काम करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे लोग बिना किसी राय के आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे व्यवहार की ओर, जो लोगों को जिम्मेदार बनाता है। जैसा कि हमने अपने दूसरे व्यवहार में देखा कि एक इन्वेस्टर टीम के काम में शामिल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी टीम में लीडरशिप की जिम्मेदारी बांटता रहता है, जिससे उनकी टीम अपनी जिम्मेदारियों को समझकर अच्छे से काम करती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्टार्टिंग ब्लॉक के बारे में। इसमें लीडर को अपनी टीम को वोट देकर यह बताना होता है कि उनकी टीम उनसे अच्छी इंचार्ज और जिम्मेदार है। ऐसे लीडर्स अपनी टीम को बताते हैं कि वो कैसे हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन काम के इंचार्ज वो अपनी टीम को ही बने रहने देंगे। आप चाहें तो प्रकृति पर भी अपने काम का रिजल्ट छोड़ सकते हैं, लेकिन ये भी याद रखें कि जब भी आपकी टीम अपने काम के नेचुरल रिजल्ट का एक्सपीरियंस करेगी तो वो कुछ ना कुछ नया सीखेगी। वहीं कोई भी लीडर इस बात से बहुत खुश होगा कि उसकी टीम मोटिवेशन के साथ काम करके कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। इस बीच आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि वो इस परेशानी का क्या हल देखते हैं, वो इसका समाधान कैसे करेंगे, या फिर वो इस गलती को ठीक करके आगे कैसे बढ़ेंगे। ये सभी सवाल पूछकर आप अपनी कंपनी के लिए एक सही इन्वेस्टमेंट चुन सकते हैं, जो आपको ही नहीं बल्कि आपकी कंपनी को भी बेहतर बनाएगा। तो ये थी इन्वेस्टर से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि एक इन्वेस्टर का क्या काम होता है। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सबसे खराब डिमिनिशर्स के बारे में। तो चलिए आपको ले चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। इस किताब की चर्चा में अब तक हमने मल्टीप्लायर्स और उनके कामों पर बात की। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस एपिसोड में हम लीडरशिप के स्टाइल्स पर भी थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ध्यान दीजिए कि यह जरूरी नहीं कि आप एक अच्छे मल्टीप्लायर हों। कभी कभी आपके अंदर का अच्छा मल्टीप्लायर कहीं छिपकर बैठा होता है, जिसे आपको ढूंढकर बाहर निकालने की जरूरत होती है। यानी आप में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें आपको सही करने की जरूरत होती है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऑटोमेटिक डिमिनिशर होते हैं, जो खुद को वक्त के साथ सुधारने की जगह पर और खराब कर लेते हैं। यहां हम उन्हीं बातों पर नजर डालेंगे जिससे आप एक खराब डिमिनिशर को पहचान सकते हैं, या अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी आदत हो तो आप उन्हें सुधार कर एक अच्छे मल्टीप्लायर बन सकते हैं। इतिहास में हमने कई डिक्टेटर्स के नाम सुने हैं, जैसे हिटलर, कैलीगुला या इवान द टेरिबल। ये सभी लोगों के साथ बहुत बुरी तरह व्यवहार करते थे। लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ लीडर्स भी ऐसे ही होते हैं, कभी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते और सबसे बुरा व्यवहार करते हैं। ऐसे लीडर्स को डिक्टेटर कहा जाता है, जो डिमिनिशर्स होते हैं। ऐसे लीडर्स अपनी टीम की हर कदम पर आलोचना यानी उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। ये अपनी टीम को हर छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं और इन्हें इसी में मजा आता है। आसान शब्दों में कहें तो ऐसे लीडर्स अपनी टीम से काम कराने के लिए बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं। इनके दूसरी तरफ मल्टीप्लायर्स अपनी टीम को बढ़ने में मदद करते हैं और उन पर गर्व भी करते हैं। इस तरह वो सुपर मल्टीप्लायर कहे जाते हैं। वो एक्टिव रहते हैं और एक ऐसा वातावरण बनाते हैं
जो इतना पॉजिटिव होता है कि टीम और कंपनी को पहले से बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ऐसे लीडर्स को लिबरेटर कहा जाता है। लिबरेटर कोई भी बन सकता है, यहां तक कि अगर आप एक डिक्टेटर हैं तो आप कुछ बातों को फॉलो करके अपने में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि ये सभी बातें उस चर्चा पर बेस्ड हैं जिन पर हमने पिछले एपिसोड्स में चर्चा की है, इसलिए आप इन्हें ध्यान से सुने। सबसे पहले आप लोगों को काम करने के लिए स्पेस देकर सुपर मल्टीप्लायर बनने पर फोकस करें। अब आप अपनी टीम के सदस्यों के टैलेंट और रोल की पहचान करें। ये एक मल्टीप्लायर बनने के लिए सबसे जरूरी स्टेप है। आप अपनी टीम को यह यकीन दिलाएं कि उनको काम करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप माइक्रो मैनेजमेंट और बदलाव के लिए आइडियाज के जरिए अपनी टीम के रास्ते में आते रहेंगे तो आपकी टीम को सीखने में दिक्कत होगी। वो हर काम को गुस्से में करने लगेंगे, जिससे काम की प्रोडक्टिविटी रुक जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि ऐसा ना हो। इसके अलावा आपका काम है कि आप हर काम और अपनी टीम पर पूरी नजर रखें, लेकिन बार बार ये कहकर आप अपनी टीम के ज्ञान का अपमान ना करें कि आप उनसे बेहतर जानते हैं। अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर आपकी टीम फैसला नहीं कर पा रही या आपको लगता है कि उस काम को किसी और तरीके से किया जा सकता है, तो आप उन मुद्दों पर टीम के साथ बैठकर चर्चा करें और साथ ही अपनी टीम को यह दिखाएं कि आप उन पर पूरा भरोसा करते हैं और उनके अनुभव को इंपॉर्टेंस देते हैं। जब आप सम्मान और विकास का माहौल तैयार कर लेते हैं, तो आप अपनी टीम को एक कदम आगे ले जा सकते हैं। ऐसा तब होता है जब आप फेलियर के खतरे को दूर करके अपनी टीम को अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये बहुत इफेक्टिव साबित होता है, क्योंकि उस वक्त आप टीम को उनकी तरह से काम करने देते हैं। हम सभी डर के या प्रेशर के माहौल में अपना बेस्ट नहीं दे पाते। इसीलिए एक अच्छा माहौल एक टीम को काम करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। लेकिन अगर आप एक कंपनी का कल्चर बनाते हैं जो जरूरत के हिसाब से चीजों को डिफाइन करती है, तो आपकी टीम को सीखने, बढ़ने और लीक से हटकर काम करके आगे बढ़ने की स्वतंत्रता मिलेगी। डर से घबराने की बजाय आप अपनी टीम को अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करें। आप उन्हें समझाएं कि फेलियर एक सीखने के मौके से कहीं ज्यादा है। अब आप अपनी टीम को यह दिखाएं कि गलतियां तब तक ठीक हैं जब तक वे आपको बढ़ने में मदद करती हैं। बहुत से नए लीडर्स को इस बात की चिंता रहती है कि दबाव के बिना लोग लापरवाह हो जाएंगे, इससे वो फेल होने लगेंगे। उन्हें लगता है कि फेल होने से कोई रिजल्ट नहीं निकलता। इस सोच को बदलना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक कंपनी के कल्चर जो विकास को सबसे ऊपर रखता है, वो सुस्त और गलतियां करने वालों का साथ नहीं देता। ऐसी कंपनियां उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं करती जो काम की परवाह नहीं करते। इसके बजाय वो उन लोगों को सीखने के लिए मोटिवेट करते हैं जो काम सीखना चाहते हैं। ऐसी कंपनियां लोगों के डर को भी दूर करती हैं और उन तक ये बात पहुंचाती हैं कि उन्हें गलतियों के लिए सजा नहीं मिलेगी। मान लीजिए कि आपकी कंपनी में एक नया एम्प्लॉय आया है जिसने पहले कभी भी किसी प्रोजेक्ट के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो ये दिखाता है कि वो उसे सीखने के लिए तैयार है और उसे सीखकर वो अपना सबसे अच्छा देने के लिए भी तैयार है। मगर जब वो नए सॉफ्टवेयर को चलाना सीख रहा था तो गलती से उसने एक गलत बटन दबा दिया, जिससे वो प्रोजेक्ट डिलीट हो गया। उस वक्त वो बहुत डर गया और उसे लगने लगा कि अब वो अपनी नौकरी खो देगा। वो डेटा वापस हासिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे किसी की मदद लेनी होगी और तब सभी उसे बेवकूफ समझेंगे। ऐसी स्थिति में लीडर का यह फर्ज होता है कि सेवियर बनकर उसकी मदद करें और उसके डर को दूर करें। एक ऐसी कंपनी जो फेलियर के डर को दूर कर काम और व्यक्ति की मेहनत को प्रायोरिटी देती है, तो सामने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों से और सीखकर काम को अच्छी तरह से पूरा करता है। पहले बताए एग्जाम्पल में उस नए एम्प्लॉय ने जानकर सॉफ्टवेयर से डेटा नहीं हटाया था, लेकिन जब उसके लीडर ने आकर उसका वो डर दूर किया तो इससे उसने सीखा कि दोबारा उसे ऐसी गलती नहीं करनी है। यही एक लिबरेटर के साथ अच्छे माहौल में काम करने की वैल्यू बताता है, क्योंकि एक लिबरेटर आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी पहचान कर आगे बढ़ने का मौका देता है। इसका नतीजा यह होता है कि सामने वाला व्यक्ति
न केवल उनका सम्मान करता है, बल्कि वो सफल होने के लिए और ज्यादा कोशिश करता है। अब आप बताइए कि एक लिबरेटर के साथ अच्छे माहौल में काम करना ज्यादा अच्छा है या एक डिक्टेटर के साथ नेगेटिव माहौल में काम करना अच्छा है? इस सवाल पर विचार जरूर करें, क्योंकि यही आपको यह बताएगा कि आप मल्टीप्लायर बनेंगे या डिमिनिशर। अब हम अपने अगले एपिसोड की ओर बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि एक्सीडेंटल डिमिनिशर क्या होता है। अब तक हमने एक मल्टीप्लायर लीडर और एक डिमिनिशर लीडर के बारे में काफी कुछ जान लिया है, लेकिन अब हमारे लिए उन एम्प्लॉइज के बारे में जानना भी काफी जरूरी है जो अपने काम को हल्के में लेते हैं। तो आखिर एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने के लिए क्या करती है? इसका जवाब यह है कि वो ऑर्गेनाइजेशन या तो उन्हें ज्यादा काम दे देती है या उन्हें लीडरशिप के रोल में ले आती है। ऐसे एम्प्लॉइज ने अपने पूरे करियर में सिर्फ अपने आइडियाज और एबिलिटीज को अपने काम से ऊपर रखा है। ऐसे में जब वो दूसरे लोगों को लीड करने लग जाते हैं तो वे उन्हें अपने से नीचे या कहें अपने से कम टैलेंटेड समझने लगते हैं। इस तरह वो आमतौर पर अपनी टीम का टैलेंट भी नहीं पहचान पाते। इसका नतीजा ये होता है कि ऐसे लीडर्स धीरे धीरे खुद तो कमजोर होते ही हैं, मगर साथ में अपनी टीम को भी कमजोर करने लगते हैं। इससे वो एक्सीडेंटल डिमिनिशर बन जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में आपको एक एग्जाम्पल की मदद से यह समझाने की कोशिश की कि सबसे खराब डिमिनिशर कैसे होते हैं और एक नया एम्प्लॉय अपनी गलतियों से कैसे सीख सकता है। अब हम उसी एग्जाम्पल पर वापस आते हैं और जानते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय एक एक्सीडेंटल डिमिनिशर कैसे बनता है। पिछले एग्जाम्पल में हमने जाना कि कैसे वो नया एम्प्लॉय अपनी कंपनी के सॉफ्टवेयर से कोई जरूरी डेटा उड़ा देता है। उस स्थिति में उसका टीम लीडर या मैनेजर उसकी मदद कर सकता था, लेकिन फिर भी उसके मैनेजर ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि ऐसा करने से वो नया एम्प्लॉय शायद अपनी दिक्कतों को खुद से सुलझाना नहीं सीख पाता। दरअसल जब एक मैनेजर अपने आइडियाज और प्रोसीडिंग्स यानी काम करने के तरीके के बीच अपनी टीम की मदद करता रहता है या अपनी टीम को आशा देने वाला होता है, तो ये एक अच्छे लीडर के कैरेक्टर की निशानी होती है। लेकिन बार बार ऐसा करने से टीम अपने लीडर पर डिपेंडेंट होने लगती है। वहीं जो मैनेजर्स अपनी टीम की मदद के लिए कभी आगे नहीं आते और न ही टीम की दिक्कतों पर ध्यान देते हैं, तो ऐसे लीडर्स एक्सीडेंटल डिमिनिशर बनते हैं, जिससे उनकी टीम उन पर भरोसा करना छोड़ देती है। अब यहां सवाल ये आता है कि कैसे पता लगाएं कि हम एक एक्सीडेंटल डिमिनिशर हैं या नहीं। ये जानने के लिए आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने होंगे। पहला सवाल ये कि अच्छे इंटेंशन यानी इरादे होने के बावजूद क्या मैं दूसरों के आइडियाज और कामों को आगे आने से रोक रहा हूं या रही हूं? दूसरा सवाल ये कि मैं अनजाने में ऐसा क्या गलत कर रहा या रही हूं जिसका दूसरों के काम पर असर पड़ रहा है? तीसरा सवाल, मेरे इंटेंशन को दूसरे लोग किस तरीके से समझ रहे हैं? चौथा सवाल, मेरे काम या काम करने के तरीके से मेरी टीम को क्या मैसेज मिल रहा है? पांचवा सवाल, मैं अपने काम को अलग तरीके से कैसे कर सकता या सकती हूं? ये सवाल सबसे अच्छे लीडर्स के मन में कई बार उठते हैं। एक बार जब आप अपनी पहचान कर लेते हैं, तो आप अपनी टीम को सिग्नल देने और दिक्कतों का सामना करने के लिए एक साथ ला सकते हैं। इस तरह के सवालों के जवाब ढूंढने से आप अपने अंदर के एक्सीडेंटल डिमिनिशर का पता लगाने और उसे बदलने में मदद कर सकते हैं। ऐसा करने से आप एक एक्सीडेंटल डिमिनिशर से मल्टीप्लायर बन सकते हैं। मल्टीप्लायर बनना अक्सर कम होने के साथ शुरू होता है। इसका आमतौर पर यह मतलब होता है कि एक ऐसा लीडर जो अपनी टीम के कामों में कम दखल दे और अपनी टीम को हर मुश्किल काम को करने के लिए चैलेंज करे। कम बोलना, कम रिएक्शन देना, कम श्योरिटी देना और दूसरों को मुश्किलों से कम बचाना, ये सब मल्टीप्लायर्स की खासियत होती हैं। जितना जरूरी एक मल्टीप्लायर लीडर के साथ काम करना होता है, उतना ही जरूरी डिमिनिशर लीडर से बचना होता है। अक्सर देखा जाता है कि डिमिनिशर लीडर्स के नीचे बहुत से अच्छे और टैलेंटेड एम्प्लॉयज फंसे होते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज एक अच्छे लीडर के साथ काम करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें एक डिमिनिशर लीडर के अंडर काम करना पड़ता है, जिससे उनको सीखने के बहुत कम मौके मिलते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज खुद एक मल्टीप्लायर लीडर बन सकते हैं, लेकिन डिमिनिशर लीडर के साथ काम करने के कारण उन्हें
आगे निकलने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए एक डिमिनिशर से बचने के लिए आप इन बातों को अपना सकते हैं। पहला ये कि आप उनका सामना करने से ना घबराएं, क्योंकि आप जितना उनका सामना करेंगे या उनसे जितने सवाल पूछेंगे वो आपसे उतना ही दूर भागेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो उनके साथ काम करना छोड़ सकते हैं। जैसे आप अपनी कंपनी से अपनी टीम बदलने के लिए कह सकते हैं। साथ ही आप ऐसे लीडर्स के बुरे व्यवहार को नजरअंदाज करें। ध्यान रखें कि ऐसे लीडर्स अक्सर अपनी टीम को मेंटल प्रेशर देते हैं, जिससे उनमें से कोई भी कभी भी उनसे आगे न निकल पाए। इसीलिए आप ऐसे लीडर्स को जितना चाहे उतना नजरअंदाज करें। तो क्या आप भी एक ऐसे लीडर के साथ काम करते हैं जो आपको थका हुआ और निराश महसूस कराता है, या आपके साथ का कोई एम्प्लॉय या आपका बॉस आप पर काम का प्रेशर करता है जिससे आपको एनर्जी की कमी महसूस होती है? अगर इसमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में है तो समझ जाइए कि आप एक डिमिनिशर के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, आप ऊपर दिए गए तरीकों का इस्तेमाल करके डिमिनिशर्स के बीच से बाहर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप चाहें तो अपने डिमिनिशर लीडर से बातचीत करके और अपनी परेशानी उन्हें बताकर उन्हें एक मल्टीप्लायर बनने में मदद भी कर सकते हैं, जिस पर हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। तो चलिए अब अपने अगले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि आइडिया फाउंटेन क्या है और ये हमारी इस चर्चा में कितना ज्यादा जरूरी है। आइडिया और क्रिएटिविटी, ये दोनों हमारे दिमाग में नॉन स्टॉप दौड़ते रहते हैं। इनकी मदद से हम कुछ नया सोच सकते हैं और इनोवेशन को बढ़ावा भी दे सकते हैं। लेकिन जब एक एम्प्लॉय अपने नए आइडिया को फॉलो करने से घबराता है तो ये कहीं ना कहीं उन्हें आगे बढ़ने और कुछ नया सीखने से रोकता है, क्योंकि वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि कई बार नए आइडियाज और क्रिएटिविटी के साथ हुई एक मामूली प्रोग्रेस एक नया फोकस बनाने या कहें एक नई पहल यानी इनिशिएटिव शुरू करने में काफी मदद कर सकती है। आइडिया फाउंटेन में वो एम्प्लॉयज आते हैं जो क्रिएटिविटी और इनोवेटिव थिंकर होते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज जो एक इनोवेटिव एनवायरनमेंट से प्यार करते हैं। वहीं जब ऐसे एम्प्लॉयज लीडर्स बनते हैं तो अपने दिमाग में नए नए आइडियाज लाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लीडर्स अपनी टीम को नई चीजें सिखाने के लिए नए अप्रोच यानी नजरिया भी अपनाते हैं और कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। कंपनी के एम्प्लॉयज का अक्सर यही मानना होता है कि जितना ज्यादा लीडर्स अपने दिमाग में नए नए आइडियाज लाएंगे उतना ही वो अपनी टीम के दिमाग को भी जगाएंगे। ऐसा मल्टीप्लायर लीडर के साथ हो सकता है, लेकिन एक डिमिनिशर के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आप आइडिया फाउंटेन हैं और एक डिमिनिशर के साथ काम कर रहे हैं तो आपके साथ क्या होगा? इसका जवाब यह है कि एक डिमिनिशर लीडर आपके आइडियाज को नहीं सुनेगा। वो आपके आइडिया को फालतू या बेकार बताकर उसे रिजेक्ट कर देगा। इस तरह सीखने की कोशिश में आप डिमिनिशर लीडर्स के आइडियाज पर काम करना शुरू कर देते हैं। इससे आप सीखने की बजाय गलतियां करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लीडर्स के पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है। ये एक वायरस की तरह होते हैं जो अगर आपके आसपास मौजूद रहेंगे तो इनकी मौजूदगी में आप भी उनकी पकड़ में आ जाएंगे और उन्हीं की तरह काम करने लगेंगे। तो ये थी डिमिनिशर लीडर्स की बात। अब जरा उन लीडर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो अपनी टीम को हर मुश्किल से बचाते हैं। अपना काम करने वाला और अपनी टीम को समझने वाला लीडर एक अच्छा मैनेजर और एक अच्छा इंसान होता है। वो एक ऐसा मैनेजर होता है जो लोगों के आइडियाज और मेहनत को नजरअंदाज करने जैसी गलती नहीं करता। उसे अपनी टीम को असफल होता देखना भी बिल्कुल पसंद नहीं होता। ऐसा मैनेजर किसी मुश्किल के आने का इशारा मिलते ही मदद के लिए तैयार हो जाता है। कभी कभी बड़ी बड़ी मुसीबतों से भी ऐसे मैनेजर्स अपनी टीम को निकाल लेते हैं। अपनी टीम को मुसीबतों से बचाने के साथ साथ वो उन्हें आगे बढ़ने में भी मदद करते हैं। मगर कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब आप अपने एम्प्लॉय की मदद करते हैं तो वो आपकी बहुत प्रशंसा करता है, लेकिन इससे उसका काम पर से ध्यान कम हो जाता है। उस स्थिति में एक लीडर को यह समझना चाहिए कि वो एम्प्लॉय शायद चीजों को समझ नहीं पा रहा, या कहें कि वो अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। ऐसे में लीडर्स कभी कभी सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं। वो तब आगे बढ़कर टीम के कमजोर व्यक्ति की मदद करते हैं जब तक कि वो उन्हें उनकी परेशानियों से लड़ना ना सिखा दें। इन लीडर्स को अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर्स कहा जाता है, जो एक इंस्पिरेशन बनकर आगे बढ़ते हैं
और मुश्किल में फंसी टीम की मदद करते हैं। ऐसे लीडर्स काम में तेजी लाने के लिए जरूरी क्वालिटी सर्विसेज जैसे ग्राहक सेवा और नए आइडियाज के एग्जाम्पल के साथ एक क्राइटेरिया तैयार करते हैं। अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर्स टीम को लीड करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उनकी टीम के लोग उन्हें नोटिस करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे और सही तरीके से काम को सीखेंगे। फिर आते हैं वो लीडर्स जो चुस्ती और तेजी से बदलाव लाते हैं। ऐसे लीडर्स जिम्मेदारी लेते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। ये फीडबैक देने, समस्याओं का हल करने और तेजी से छोटे छोटे फैसले लेने में तेज होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग किसी न किसी प्रकार के रैपिड रिस्पॉन्सर के साथ काम करते हैं, जो हर समस्या को समझकर उसका हल निकालते हैं। ऐसे लीडर्स के इनबॉक्स में ईमेल लंबे समय तक नहीं पड़े रहते, बल्कि ये काम में इतने अच्छे होते हैं कि तुरंत ईमेल खोलते हैं, पढ़ते हैं और उनका हल निकालते हैं। लेकिन वो कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते, बल्कि रैपिड रिस्पॉन्सर अपने काम को वक्त लेकर और अच्छे से समझकर करते हैं। यहां तक कि कभी कभी कंपनी के सबसे अच्छे एम्प्लॉय भी काम करने में धीरे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई जरूरी ईमेल किसी एम्प्लॉय के इनबॉक्स में आता है तो वो ईमेल खोलते हैं और देखते हैं कि क्या उस पर उनके बॉस ने पहले से ही रिप्लाई दे दिया है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर एम्प्लॉय ये मानते हैं कि उनके बॉस ने पहले ही ईमेल को नोटिस करके उसका जवाब दे दिया होगा। अपने काम को ना करने और आलस की वजह से वो उस मेल को दोबारा नहीं देखते। ऐसे एम्प्लॉय खुद दिक्कत सुलझाने की जगह सिर्फ अपने बॉस को ही दिक्कतों से निपटने देते हैं। मगर रैपिड रिस्पॉन्डर न सिर्फ पहले फीडबैक देने वाला होता है, बल्कि वो लोगों को और तेजी से सीखने में मदद करता है। इसके अलावा वो अपने काम भी जल्दी खत्म कर लेता है। ऐसे लीडर्स समस्याओं और सवालों का जल्दी से उत्तर देते हैं, इसलिए ये अपनी टीम के वर्क फ्लो में बहुत सारे जरूरी बदलाव भी करते हैं। अब बारी आती है ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी लीडर्स की, जो पॉजिटिव सोच रखते हैं। ये लीडर्स हमेशा संभावनाओं को देखते हैं और ऐसा मानते हैं कि कड़ी मेहनत और सही मानसिकता यानी माइंडसेट से लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये पॉजिटिव सोच की ताकत और उससे होने वाले मानसिक और शारीरिक फायदों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जरूरी नहीं कि एक ऑप्टिमिस्टिक लीडर एक चीयर लीडर हो सकता है वो सिर्फ इस बात पर ध्यान देता हो कि क्या किया जा सकता है। ऐसे लीडर्स का मानना होता है कि उनके आसपास के लोग स्मार्ट हैं और अपने काम को खुद से समझ सकते हैं। तो इस एपिसोड में हमने आपको आइडियल फाउंटेन और अलग अलग तरह के लीडर्स के बारे में बताया। अब अगले एपिसोड में हम आपको प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट के बारे में बताएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट वहां के मैनेजमेंट को खराब या अच्छा बनाता है। कभी कभी कुछ कंपनियां लीडर्स के राइट्स को काफी हद तक बढ़ा देती हैं और फिर उनके नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज को उनके रूल्स को फॉलो करने के लिए कहती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि इस तरह के एनवायरनमेंट में काम करने वाले अक्सर डिमिनिशर बन जाते हैं। इसलिए कंपनियों को अपने हर एक एम्प्लॉय की सोच को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉयज खुद को जितना ज्यादा अनसेफ महसूस करेंगे, उनके दिमाग के आइडियाज उतने ही कम होते जाएंगे। इसी के चलते हर कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को सुरक्षित यानी सेफ महसूस कराना चाहिए, जिससे वो अच्छे आइडियाज ला सकें। इसी तरह मल्टीप्लायर लीडर्स टीम को सोचने, बोलने और लॉजिकली काम करने की अनुमति देकर उनको आगे बढ़ाते हैं। ये ऐसे लीडर्स होते हैं जो अपनी टीम से ये उम्मीद करते हैं कि वो काम को सबसे अच्छे तरीके से पूरा करेंगे। इसके साथ ही उनमें गलतियों के लिए हाई टॉलरेंस यानी उन्हें सहन करने की ताकत भी होती है। इस कारण ज्यादातर एम्प्लॉयज सीखने की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। इसलिए मल्टीप्लायर्स अपनी टीम के लिए एक ऐसा मानसिक स्थान बनाते हैं जिसमें वो अपने काम को सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो चलिए 2002 से 2013 तक माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग के जनरल मैनेजर रहे लुत्ज ज़ियोब के बनाए गए कल्चर पर विचार करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लुत्ज ज़ियोब एक ऐसे लीडर हैं जो अपनी टीम के लिए काम को हिस्सों में बांटने और उनसे सीखने का माहौल बनाते हैं। ज़ियोब टीम पर कमर्शियल प्रेशर बनाते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग को हर साल अपने रेवेन्यू में 20% का प्रॉफिट होता है। मगर इस सब के अलावा ज़ियोब अपनी गलतियों को अपनी टीम के सामने स्वीकार करने से कभी पीछे नहीं हटते। वो बिना शर्म के अपनी गलतियों
और सीखने की कहानियां दुनिया को बताते हैं। इंसान ही नहीं, वो अपने एम्प्लॉयज को सीखने की आजादी और इज्जत ये दोनों देते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि हर कंपनी में एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लोग आपसे सीखते हैं। और अगर आप ही अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे नहीं सीखेंगे तो आप अपने लोगों को भी नहीं सिखा पाएंगे। एक कंपनी में काम करने वाले मैनेजर से लेकर एक मामूली एम्प्लॉय तक सभी एक सही लीडर को फॉलो करते हैं जो उन्हें सही राह दिखाता है। इसीलिए अगर आप एक लीडर हैं तो आपके लिए अपनी गलतियों को सुधारना और उनसे सीखना बहुत जरूरी है। इससे आप भी प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट को बढ़ावा दे सकेंगे। जीवन में और लीडरशिप में कोई भी पूरे तरीके से सही नहीं होता। कोई भी अपने काम को हर बार ठीक से नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग दूसरों के अच्छे काम को बढ़ावा देते हैं और कुछ उन्हें दबा देते हैं। यही कारण है कि लेखिका लिज वाइसमैन दो तरह के लीडर्स की बात करती हैं, मल्टीप्लायर्स और डिमिनिशर्स। इन दोनों पर चर्चा करके हमें यह सीखने को मिला कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें हर एक बारीकी पर ध्यान देना होगा। यह आपको एक अच्छा लीडर बनने में मदद करेगा। वहीं हमने बात की सुपर मल्टीप्लायर्स के बारे में, जिन्हें लिबरेटर्स के रूप में जाना जाता है। दूसरी तरफ हमने एक डिक्टेटर लीडर के काम करने के तरीके को भी समझा। ऐसे डिक्टेटर्स को हम सबसे खराब तरह के डिमिनिशर मानते हैं। मगर एक अच्छा लीडर बनने के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप कैसी सोच रखते हैं। आपको बस खुद में बदलाव करने की जरूरत है। आप चाहें तो अब भी एक मल्टीप्लायर बनकर अपनी सोच में बदलाव कर सकते हैं और अपनी कंपनी में काम कर रहे लोगों की पहचान करके उनकी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। इससे आपको भी उन गलतियों से सीख मिलेगी। अगर आप एक ईमानदार लीडर नहीं हैं या आप अपने एम्प्लॉयज को लगातार डीमोटिवेट करते हैं और उनके आइडियाज को अपना बताकर उनका क्रेडिट लेते हैं, तो खुद से यह सवाल करें कि आज मैं किसी को कैसे इंस्पायर कर सकता हूं। यह सवाल आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू के साथ अपने माइंडसेट को फिर से ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, यह आपको अपनी कंपनी के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने और टीम मैनेजमेंट में मदद करेगा। आप अपनी टीम को फेलियर के डर के बिना उससे मिलने वाली सीख पर ध्यान देने के लिए मोटिवेट करिए। वाइजमैन ने लीडर्स को डिमिनिशर्स के रूप में दिखाने के बजाय दूसरों के इंटेलिजेंस को कम करने की बात को एक्सीडेंटल डिमिनिशर्स कहा है। ज्यादातर लोग लीडरशिप में शामिल नहीं होते, इसलिए उन्हें लगता है कि वो एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। मगर सच तो ये है कि वो लीडरशिप से पूरी तरह अनजान होते हैं। इस किताब में हमने बीइंग अ मल्टीप्लायर यानी मल्टीप्लायर होने के कई पहलुओं पर बात की। एक अच्छा लीडर टीम को उनके तरीके से काम करने की आजादी देता है। वो डिमिनिशर्स के बिल्कुल उलट टीम को खुद से सीखने पर ज्यादा जोर देते हैं। वो उन्हें आइडियाज को खुलकर कहने का मौका देते हैं, उनसे सवाल करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं। इसीलिए एक मल्टीप्लायर बनने की दिशा में यही आपका पहला कदम और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है। मल्टीप्लायर दूसरे लोगों के दिमाग को इंस्पायर करने पर काम करते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी वो टीम को खुलकर अपनी बात कहने की आजादी देते हैं। डिमिनिशर्स और मल्टीप्लायर्स अपनी अपनी टीम के विचारों के बारे में एक दूसरे से अलग सोच रखते हैं। मल्टीप्लायर कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम करने वाले लोगों को डर से लड़कर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। वहीं एक कंपनी का बॉस भी एक मल्टीप्लायर हो सकता है जो अपने साथ काम कर रहे लोगों की मानसिकता के मुताबिक कंपनी का माहौल बनाए। वो आपके साथ अच्छे संबंध रखे और आपके काम के लिए तारीफ करे। इसके साथ ही वो आपको अपने विचार रखने का पूरा मौका दे। यही एक मल्टीप्लायर की असली क्वालिटी होती है, जो लोगों के साथ नजदीक से जुड़कर काम करना सिखाती है। अगर आप एक पॉजिटिव लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपना ध्यान काम पर लगाएं। अगर आपके अंदर कोई भी बड़ी कमजोरी है तो उसे भी जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करें। आप जो काम सबसे अच्छे तरीके से करते हैं उसे और बेहतर तरीके से करें। आराम करने की आदत को छोड़ दें, ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। याद रखें कि आप जैसा सोचते या करते हैं उसी से आप एक पॉजिटिव या नेगेटिव लीडर बनने की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के सभी लोग इंटेलिजेंट
या डिसेबल हैं, तो आप उन तरीकों से मैनेजमेंट करेंगे जो एक सेल्फ फुलफिलमेंट को दिखाएगा। मल्टीप्लायर ऐसे लीडर्स होते हैं जो स्मार्ट होते हैं और अपने काम को अच्छी तरह से समझते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप इस उदाहरण का सहारा ले सकते हैं। एक मल्टीप्लायर की तरह बर्ताव करना शुरू करने के लिए अपने आप को 30 दिन का समय दें। उन 30 दिनों तक आप एक नए मल्टीप्लायर बनने की प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे यह आपकी आदतों में एक पॉजिटिव बदलाव लाएगा। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना जानते हैं, जरूरी यह है कि दूसरे लोग जो जानते हैं उस तक आपकी कितनी पहुंच है। समय के साथ एक गोल पर दूसरों के साथ काम करना आपको टैलेंट मेकर बनने के लिए इंस्पायर करेगा। आप देखेंगे कि इससे आपके आसपास के लोगों के लिए आपका नजरिया बदलने लगेगा। तो इस किताब की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। लीडरशिप से जुड़ी ऐसी और किताबों के बारे में सुनने के लिए